बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो। महाराष्ट्र के महायुद्ध में महारथी चुनावी मैदान में हैं। महायोद्धाओं के तर्कश से शब्द भेदी बाढ़ निकल रहे हैं। अगर आप अपने वोटों से मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। महाराष्ट्र के चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एजेंडा सेट कर दिया है। जिस नारे ने हरियाणा के चुनाव में बाजी पलट कर रख दी, वही नारा अब महाराष्ट्र में वोटर्स के सिर चढ़कर बोल रहा है। जगह जगह इससे जुड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं और इसके सेंटर स्टेज में हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? सीएम योगी के एकजुटता वाले नारे से सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है ओवैसी ब्रदर्स को। हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान चार मीनार के दायरे से बाहर निकलकर महाराष्ट्र के फलक पर छा जाने को बेताब हैं। दिन हो या रात, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तस्वीरें छत्रपति संभाजी नगर की हैं। यहाँ के औरंगाबाद सेंट्रल सीट पर असदुद्दीन ओवैसी पदयात्रा निकाल रहे हैं। साथ में उनकी पार्टी के सिंबल लिए समर्थक चल रहे हैं। फोकस पर एक खास वोट बैंक है, लेकिन जुबान पर पूरे मराठा समाज के कल्याण की बात। सवाल महाराष्ट्र और यहाँ के शहर के ईस्ट और सेंट्रल के विकास का मसला है। यहाँ सुनिए, यहाँ पर इस डिवीजन में सरकार के आंकड़े हैं कि फरवरी 2024 में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी किए। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मराठा रिजर्वेशन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। फिर वो जो जिस शख्स ने कहा था कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। आप पूरा महाराष्ट्र में रूरल डिस्ट्रेस है, किसानों के बेटों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। आप डेवलपमेंट के नाम पर क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। अरमान तो बड़े पाल रखे हैं बड़े ओवैसी ने इस बार। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। औरंगाबाद पूर्व से सैयद इम्तियाज जलील, औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी, धुले शहर से फारूक शाह अनवर, मालेगांव मध्य से मुफ्ती इस्माइल कासमी, भिवंडी पश्चिम से वारिस पठान, बायखला से फयाज अहमद खान, मुमरा कलवा से सैफ पठान, वर्सोवा से रईस लश्करिया, सोलापुर से फारूक शब्दी, मिराज से महेश कांबले, मुर्तिजापुर से सम्राट सुरवाड़े, करंजा मनोरा से मोहम्मद यूसुफ और नांदेड़ दक्षिण से सैयद मोइन।
14 में से 12 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं और 2 सीटों पर एससी कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि ओवैसी इस बार कम सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र को ओवैसी की सियासी प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है, जहां उन्होंने हैदराबाद से बाहर सही मायनों में पहली बार कामयाबी का स्वाद चखा। 2014 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम 24 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से 2 सीटों पर उसे जीत मिली थी। 2019 में ओवैसी का हौसला बढ़ा तो सीटें भी बढ़कर 44 हो गई, लेकिन जीती हुई सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, 2 सीटों पर ही जीत मिली। लेकिन इस बार ओवैसी ने सिर्फ 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। सवाल यही है कि ओवैसी अचानक बैकफुट पर क्यों आ गए। क्या इसके पीछे उनकी कोई सधी रणनीति है या बड़ी मजबूरी? इस बड़े सवाल का जवाब बताएंगे। पहले आप ओवैसी ब्रदर्स के कैंपेन के कंटेंट पर गौर कर लीजिए। मेरी बात को सुन लो। महाराष्ट्र की तारीख में ऐसा सुनहरा वक्त नहीं आया जो अब है। अगर हम मुनज़्ज़म, हम मुत्तहिद, हम एक, और अगर हमारे 10 एमएलए आ जाएंगे, ना ठाकरे, ना शिंदे, ना गांधी, ना पवार, हमारी मर्जी, हमारी इजाजत के बगैर कोई भी तख्त पे नहीं बैठ सकता। सुनहरा मौका है, समझो। तुम बादशाहगर हो। तुम क्या हो? बादशाहगर हो। जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकते हो, जिसको चाहे तख्त पे औंधा लिटा सकते हो। बताओ आखिर बीजेपी ने क्या दिया है महाराष्ट्र के लिए? अब मोदी जी आकर बोलेंगे मैं यूसीसी लगा दूंगा महाराष्ट्र में। आप देखना बीजेपी आकर बोलेगी नहीं नहीं, हम महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। हम पूछना चाह रहे ये टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट कहां गया? तो मोदी जी बोलेंगे यूसीसी ला लूंगा। जब महाराष्ट्र का मराठा पूछ रहा है, महाराष्ट्र का किसान पूछ रहा है आज हम इतने परेशान क्यों हैं, आज हम इतने गरीब क्यों हैं, मखरूज क्यों हैं, तो मोदी जी बोलेंगे भाइयों बहनों लव जिहाद हो रहा है। आप बताइए महाराष्ट्र में इतना बड़ा प्रदेश, मगर इसके बारे में बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। जाहिर है ओवैसी ब्रदर्स के तकरीर में बोले गए एक एक अल्फाज पर गौर करें तो फोकस में महाराष्ट्र के मुसलमान हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या कुल आबादी का करीब 12% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 1.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। ये मुस्लिम मतदाता महाराष्ट्र की 40 सीटों पर बड़े उलटफेर की ताकत रखते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों को ओवैसी पर कितना एतबार है, ये सवाल नवभारत की टीम ने उन्हीं इलाकों में मुस्लिम वोटर्स से किया जहां ओवैसी ने पदयात्रा की थी। ओवैसी साहब वोट मांग रहे हैं, क्या माहौल है? अच्छा माहौल है। तो मशाल यहाँ जलेगी या पतंग उड़ेगी? पतंग उड़ेंगे। पतंग औरंगाबाद से तो एमआईएम की रहेंगी भैया। पतंग 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 या फिर मशाल? नहीं, पतंग पतंग। असद साहब जो काम करते हैं, संसद में जो बोलते हैं तो वो मुद्दे पे बोलते हैं और उस पर डायलॉग पे बोलते हैं और अच्छे से बोलते हैं। पॉलिटिक्स है, इसको अपन इतना वो नहीं, पॉलिटिक्स सबके तरफ होती है, लेकिन एमआईएम इतनी नहीं है जितनी दूसरी पार्टी। जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। बात आएंगे, एमआईएम का भरोसा है थोड़ा। लेकिन पिछली बार तो नहीं आए। नहीं, लेकिन इस बार मेहनत कर रहे मुसलमान आएंगे इंशाल्लाह। उत्तरी कोंकण, मराठवाड़ा, मुंबई बेल्ट और पश्चिमी विदर्भ ये ऐसे इलाके हैं जहां मुसलमान मतदाता सियासी दलों का भविष्य बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। ऐसे में ओवैसी का सिर्फ 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना कहीं न कहीं ये भी सवाल उठाता है कि क्या ओवैसी ये समझ चुके हैं कि मुस्लिम वोटर उनके साथ नहीं जुड़ रहा। जाहिर है महाराष्ट्र में ओवैसी के लिए मुकाबला करो या मरो का है, इसीलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी को डर ये भी कि बीजेपी के बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नैरेटिव की वजह से खुल्लम खुल्ला मुस्लिम वोटों की लड़ाई तेज हो गई है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मांग है कि दंगे के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिमों की रिहाई हो,
भड़काऊ बयान देने वाले मोहम्मद सलमान अजहरी की रिहाई हो, नौकरी शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण हो, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए, पुलिस भर्ती में मुस्लिमों को प्राथमिकता मिले, इमाम मौलानाओं को 15,000 की सैलरी मिले, वक्फ संशोधन बिल के विरोध की भी मांग की गई है। उलेमा बोर्ड की ओर से चिट्ठी आई तो समाजवादी पार्टी की ओर से रईस शेख ने कहा कि उलेमाओं की इस मांग का हम सम्मान करते हैं। मुसलमानों की राजनीति बीजेपी शुरू कर चुकी है 10 साल पहले। मुसलमानों की राजनीति हमने कोई शुरू नहीं की। महाविकास आघाड़ी उलेमाओं का सम्मान करती है, उनकी मांग का सम्मान करती है। उन विषय पे जो है महाविकास आघाड़ी के शीर्ष नेतृत्व उचित बयान देंगे। पर मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, वंचित सारे समाज जो है इस वक्त महाविकास आघाड़ी के साथ है और कोई बिना शर्त है। उलमाओं ने बात रखी है, उसका आदर होगा, उन चीजों पे विचार होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जीतने जा रही है और लाल टोपी वाले भी असेंबली में बैठने वाले हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, साबिक वजीर आला और दीगर सीनियर कायदीन के साथ हमारे रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी की रास्त मुलाकात हुई थी बम्बई में, और उसमें तफसीली गुफ्तगू के बाद उन्होंने हमें मकतूब दिया है और हम इस यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उन पर वो जरूर तवज्जो देंगे। कांग्रेस के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मकतूब इसी तरह का हमें मिला है, जो हमारे जिम्मेदारान की बातचीत हुई थी जयंत पाटिल साहब से और शरद पवार साहब से। उसके बाद उन्होंने भी हमें मकतूब रवाना किया है कि आपके मुतालबात पर हम मुस्तकबिल में अमली इक़दामात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। जाहिर है महाराष्ट्र में मोदी योगी के खिलाफ मुस्लिम फोर्स को एकजुट करने का लैब बना दिया गया है और अगर यहाँ ये प्रयोग सफल हुआ तो इसका विस्तार देश के बाकी राज्यों में भी किया जाएगा। इस प्रयोग का हिस्सा सियासतदान भी और वो मौलाना भी जिनके कंधे पर बंदूक रखकर राजनेता मुस्लिम वोटों की खेती करना चाहते हैं। इसीलिए सज्जाद नोमानी ने कुछ दिन पहले 2 सीटों की लिस्ट देकर वहां मुस्लिम प्रत्याशी खड़े करने की मांग की थी। अलायंस के महाराष्ट्र में लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं बुजुर्ग रहनुमा जनाब शरद पवार साहब। मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है उन 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिनमें हमारी रिसर्च टीम ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए ये साबित किया है कि इन 25 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास आघाड़ी को जीत दिला सकते हैं और महाराष्ट्र में एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सरकार के बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जाहिर है महाराष्ट्र के 12% मुस्लिम वोट्स को लेकर सिर्फ होटअव्वल जारी है और यही अब की बार ओवैसी की पार्टी के डर की सबसे बड़ी वजह है। 180 से ज्यादा संगठन जो है मुस्लिम उलेमा ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के समर्थन में वोट दें, तो ऐसे में एमआईएम अपने आप को कहां दिखती है? अरे हर एक को राइट है बोलने का, इसमें आपको किसी को तकलीफ क्यों नहीं चाहिए। और हम जहां तक हम लड़ रहे हैं वहां पे जगह पे हम अपना प्रचार करेंगे। जब इलेक्शन था पिछला 2019 का तो ये वारिस पठान साहब जहाँ एमएलए थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ मत लड़ाइए, तो हमने छोड़ दिया सीट ये।